नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम् नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलौका घट अमृत का लिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा।
प्रणाम सभी को। एबीसी फाउंडेशन के इस सेशन में 5:30 बजे की सेशन में शुक्रवार को हमारा लाइव सेशन होता है जिसमें जो हमारा जूम से सीधे हमारी जनरल फेसबुक पर लाइव होता है। मैं जनरल फेसबुक पर देख रहे सभी वैद्यगणों को प्रणाम करता हूँ और हमारे एबीसी फाउंडेशन से जुड़े सभी जो है उनका तो मेरे पास जो जुड़ रहे हैं उनका कमेंट्स आ रहा है। सबको प्रणाम, धन्यवाद। ये हमने सेशन इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ जो फेसबुक पेज पर नहीं आ सकती, नहीं मिल सकता है उन्हें, ये मेरे पास उनकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये जनरल फेसबुक पे तो कोई भी देख सकता है। और अच्छा लगे तो हमारे जूम इंटरव्यू सेशन से जुड़ सकते हैं, जो 8:30 बजे हमारा रोज होता है जूम इंटरव्यू सेशन आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन पर। और एक सोमवार को हमारा लेक्चर होता है, फास्ट ओपीडी लेक्चर टेलीमेडिसिन, वो हमारा 7 बजे होता है। आज शुक्रवार है, ये 5:30 बजे होता है, ये जनरल फेसबुक पर होता है। और बाकी दोनों जो है हमारे जूम पर होते हैं और हमारे पेज पर होते हैं। क्योंकि जनरल फेसबुक पर है इसलिए ज्यादातर मैं बेसिक की बात करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का आज एक मैं देख रहा हूँ, सभी देख रहे हैं, मैं सभी वैद्यों से निवेदन करूंगा कि वो बुरा ना माने, लेकिन मैं आज एक स्थिति देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। डिजीज एंड ड्रग, डिजीज बता दो, ड्रग हम बता दे रहे हैं और हो गया आयुर्वेद। तो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि हम डिजीज एंड ड्रग के बेस पर जो है आयुर्वेद को अब तक कर रहे थे, वही कर रहे थे, हम लोग वही करते आ रहे हैं। डिजीज एंड ड्रग, उससे हम लोगों को कितना लाभ हो गया वो शायद आप खुद ही जानते होंगे कि हम कितने मतलब क्या चाहिए आगे बढ़ चुके हैं। और मैं समझता हूँ आगे बढ़ने की तो छोड़ो, कदम भी आगे नहीं रखा है, वो बात अलग है कि खैर ये विषय चर्चाएं जितनी भी है। आज हमारा सब्जेक्ट रहा है, मैं एट ए ग्लांस में आपको जो कुछ रोग हैं उन रोगों को तो आप स्वतः ही ठीक कर लेंगे, कोई वो नहीं है। लेकिन आज हम जो हमारे बहुत उलझन वाला एक वो होता है कि जो हमारे मनोरोग हैं, मैंने पिछली बार भी इस पे बात करी थी, लेकिन वो उसमें मैंने रोगों को निर्दिष्ट नहीं किया था। इस बार मैं हर चीज को रोगों को निर्दिष्ट करूंगा, मन की अवस्था को लेकर, और साथ साथ रिपीट भी करता चला जाऊंगा। मैं 15 मिनट का समय इसलिए आपसे ले रहा हूं कि मैं इसको रिपीट कर दूं। पिछली बार जब हम इसको देख के आए थे उसका थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा अपना है, या तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, अगर बोलता हूँ तो फिर उसमें हर वर्ड में कुछ ना कुछ होगा। पिछली बार हम देख के आए और हमने करके आए कि किस तरह से जो है वो सारी दोष होते हैं, उन सारी दोषों में जो वायु के प्रधान गुण के कारण जो हम चिकित्सा रोज ही करते हैं, उसमें उसकी उपयोगिता क्या होती है ये हम रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं। पिछली बार भी हम यही करके आए थे। मन में भी 2 दोष होते हैं, एक रजो और एक तम। मैं पिछली बार भी इसमें बात करके आया था और कई चीजें मैं दोहरा दे रहा हूँ उसमें। एक रजोगुण, एक तम गुण, ये 2 दोष होते हैं। तीसरा होता तो है लेकिन उसको दोष नहीं कहा जा सकता। उसका एक सबसे बड़ा कारण है वो कितना भी बढ़ जाए लेकिन शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल पैदा नहीं करता, कोई रोग पैदा नहीं के लिए प्रशस्त रास्ता बनाता है ज्ञान का, प्रभु चरणों में ले जाने का, वो सत्य गुण होता है। उसे तो अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रोकनी नहीं चाहिए। और वो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं जो अपने सत्य गुणों को बढ़ाते हैं।
इसलिए उसे दोष नहीं कहा जा सकता, उसे गुण ही कहते हैं। रज और तम में अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें तो हम तम को भी तब तक दोष नहीं कह सकते जबकि रज को नहीं कहेंगे। बोल लीजिए क्यों? क्योंकि तम जो है वो रज जो है, जो रजोगुण होता है वो कंट्रोल होता है वायु पे, और उसे वायु प्रवृत्त करता है। रेगुलेशन वायु के हाथ में होता है, और जब तक वो रेगुलेट नहीं होगा, जब तक वायु के द्वारा वो रेगुलेट नहीं होगा, तब तक जो है रज्जु के द्वारा तम रेगुलेट नहीं। तो अगर हम ये कहें, यहाँ पर आप चिकित्सा सिद्धांत देखिए, ये तो चीज अलग है, ये तो हमको पता है, आपको भी पता है, लेकिन मैं इसके बीच में चिकित्सा सिद्धांत बता रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट आपके पास इंसोम्निया का आता है, या फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी आपके पास डिप्रेशन का आता है। अब डिप्रेशन में और इंसोम्निया में अंतर है। एक आदमी ये कहता है कि मेरे को नींद नहीं आती, एक आदमी कहता है कि मेरे को नींद के साथ और कुछ भी होता है। एक की सिंपल प्रॉब्लम है कि मेरे लिए नींद नहीं आती, एक की सिंपल प्रॉब्लम यह है कि मेरे लिए नींद तो नहीं आती, अलग बात है, लेकिन उसका कारण वो होता है कि मेरे दिमाग में दुनिया भर की पिछली पिक्चर चलती रहती है। तो आपने सीधे चिकित्सा करना शुरू करी तम की, आपको पता चल गई कि ये जो है वो तम जो है के कारण इसको वो हो रहा है। लेकिन जब चिकित्सा सिद्धांत में उठा के देखेंगे और चिकित्सा में जब देखेंगे तो वहां पर जितने भी द्रव्य कहे गए हैं वो दो तरह के द्रव्य हैं, एक है लंघनीय द्रव्य और एक है भ्रंगणीय द्रव्य। मैं आपको चिकित्सा के पॉइंट चीज बता रहा हूँ। भ्रंगणीय द्रव्य में भी दो प्रकार के द्रव्य उन्होंने बता दिए कि एक है शीत द्रव्य और एक है उष्ण भ्रंगणीय। उष्ण भ्रंगणीय और शीत भ्रंगणीय। अगर वो शीत भ्रंगणीय द्रव्य जो है वो हम कहीं यूज कर बैठे, और अगर हम दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ जाए, तम अगर अपनी बहुत ज्यादा वृद्धि को प्राप्त है तो हम ये समझ लें कि रजोगुण उससे ज्यादा है, क्योंकि बगैर रजोगुण के तमोगुण परिवर्तन नहीं होता। हमको चिकित्सा करनी थी रजोगुण की, हम कर बैठे तमोगुण की। उसका एक कारण था कि जब हम तमोगुण की चिकित्सा करेंगे तब हम ये भूल जाएंगे, या ध्यान देने की जरूरत है, तब हम ये भूल जाते हैं कि जो भ्रंगण द्रव्य जो तमोगुण की चिकित्सा है, वो तमोगुण का मतलब होता है कफ, और उसकी चिकित्सा अगर हमने कर दी और करने से पहले वायु को ध्यान में नहीं रखा, और हमारी एक समझ में आया कि मरीज जो है वो सीधे सीधे डिप्रेशन में है, इसको हम चिकित्सा करें, और उस स्थिति में आपने उसकी या तो कटित औषधियां दे दी या फिर सीधे सीधे उसको जो तमोगुण के हिसाब से सोचा कफ, तो आपने उष्ण औषधियां उसको दे दी, भ्रंगण उस औषधि। अब भ्रंगण उस औषधियां दे दी तो आपने इनडायरेक्ट वे में, देखिए समझिए, इनडायरेक्ट वे में आपने जो औषधियां दी वो वायु के हिसाब से दी, तो उष्ण है तो वायु भी शांत हो जाएगी, और हमारा जो तम है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचा कि हम जो भ्रंगण औषधियां दे रहे हैं और वो भी उष्ण दे रहे हैं तो उससे पित्त भी बढ़ जाएगा। उसका कारण है कि जब पित्त की भी चिकित्सा बताई तो पित्त की चिकित्सा भ्रंगण द्रव्यों से बताई कि भ्रंगण द्रव्यों से इसकी चिकित्सा करें। जैसे दोनों में अंतर ये हो गया कि दोनों ही मिद्ध है, लेकिन एक शीत है और एक उष्ण है, ब्रह्मी उष्ण है और संकुष्टी शीत है। अब कोई पेशेंट आपके पास इंसोम्निया का आ रहा है, और इंसोम्निया का पेशेंट को आपने जो है बगैर उसके तम को देखे हुए और आपने सीधे इंसोम्निया में जो यूज कर दिया वो कहीं क्षीर वाला तेल यूज कर दिया, लोग करते हैं, आपको बहुत बढ़िया फायदा मिल गया, अच्छी बात है, पेशेंट भी खुश है, लेकिन क्या हमने वो स्थायी रूप से किया? वो उसको स्थायी रूप से नहीं किया। वो हमने स्थायी रूप से नहीं किया उसका। हमने
क्षीर वाला तेल से उसको नस दे दिया, क्षीर वाला तेल से हमने सब कुछ करा, चिकित्सा करी उसकी। संप्राप्ति कहां से उठी थी? संप्राप्ति आप जानते हैं, वो संप्राप्ति सीधे हमारी उठी थी कौशल से, क्योंकि वहीं से वायु का पोषण होता है। और वहां से जब वायु का पोषण हुआ, और जब पोषण होने के बाद तब आचार्यों ने मतलब कहा कि उसका पोषण, वायु का पोषण मल के कितने भाग से होता है, और मन का पोषण जो होता है वो हमारे आहार द्रव्यों से होता है। वो मैं पिछली बार आपको बता चुका हूं कि मन का पोषण आहार द्रव्यों से होता है। तब आचार्यों ने कहा ना रजस्क्यम तमा परिवर्तित, अगर रजोगुण के तमोगुण परिवर्तित नहीं होता है, रेगुलेट नहीं होता है, तब दोषों में वायु के प्रधान का कारण भी उससे रजोगुणों का बाहुल्य ही है। ये आपको पूरी तरह से पहले समझ पा जाना चाहिए कि इसमें रजोगुण बाहुल्य है। चरक के अनुसार जब हम मन के विषय पे जाते हैं, अब हम अपनी क्लिनिकल बात जब हम मन के विषय पे जाते हैं तो चरक ने 6 स्टेज मन की बताई, और 6 स्टेजों में अलग अलग तरह के रोग बताए। अगर वो स्टेज हमको पता है कि ये 6 स्टेज होती हैं, और उन 6 स्टेजों में जो आखिरी स्टेज होती है उसको हम समझ लें, और उसके साथ साथ उसके क्लिनिकल को समझते चले। ये जो क्षण के ज्ञान होता है ना मन के द्वारा, अब हम बहुत बड़े ज्ञान की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ केवल क्षण ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। मेरे सामने लैपटॉप रखा है और इसके सामने इतनी की है, और मैंने ये दबानी है, बस इतना ज्ञान, इतने की जरूरत है। केवल मात्र केवल क्षणिक, हम क्षणिक तो हम मतलब आचार्य लिख के चले गए, वो तो बहुत क्षणिक का मतलब तो निवेश होता है। आंख अगर एक बार पलकी तो वो ज्ञान है। लेकिन हम क्योंकि सब जो है आपस में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इतने कह सकते हैं कि क्षणिक को अगर हम 2-3-10 सेकंड मान लें तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमको समझ में आ जाए। तो बस इतना मान के चल रहे हैं कि आपके सामने जो मोबाइल रखा है, आप देख रहे हैं ये मोबाइल है, और मोबाइल में एबीसी देख रहा हूँ, इतना इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इतना ही ज्ञान है इस सब। इस ज्ञान को इतना ही अगर मान के चले तो ये जो क्षणिक विचार हुए, क्षणिक ज्ञान है, इसमें 6 चीजें एक साथ चल रही। वो पहली जो अवस्था है वो अवस्था चल रही है मना नाना विषय ताति चिंताति प्राणुभूतानि ज्ञान जन्य संस्कारोद्भवन पूर्वा। मतलब अनुभूत विषयों का मन द्वारा ग्रहण करना। अब आपके सामने रखा है मोबाइल, और आप विषय को ग्रहण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एबीसी पे चल रहा है, उसको ग्रहण किया। दूसरा है बिल्कुल दूसरा, फिर एकदम उसी से मन अपने विषय को आगे बढ़ाए, और इस जो अवस्था है पहली, इस अवस्था को कहते हैं चिंतन अवस्था, चिंतन करना। और इसमें पहला आपको चिंतन करना का मतलब अनुभूत विषयों का मन द्वारा ग्रहण करना। अब एक पेशेंट सिंपल हमारे पास आता है एंजाइटी का, नॉर्मल होता है, बस उसकी थोड़ी सी कंप्लेंट होती है, बोले मैं वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भूलता बहुत जल्दी। अभी मैं थोड़ी देर किसी चीज को रखूंगा और फिर मैं थोड़ी देर में भूल जाऊंगा उसकी कहाँ रखी। और फिर जो देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, यहाँ समझ लीजिएगा। अभी उसने कहा कि मैं ये चीज मैं आपके पास अभी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाऊंगा मैंने आपसे बोला क्या, याद तो हो जाएगा।
थोड़ी देर के बाद आएगा। ये जो छोटा सा काल था ना, इस काल में मन ने सब कुछ कर लिया, मतलब एक ही काम नहीं करा, चिंतन नहीं करा। उसने अपने विषय को ग्रहण तो किया, लेकिन उस ग्रहण को करने में, ग्रहण करने के लिए उसको चिंतन करना चाहिए था। और वो चिंतन की पहली अवस्था होती है कि आपने अगर कोई ऐप बनाया और उस ऐप में आपको ये डालना था और आपने डाल दिया, और डालने के बाद ऑप्शन उसमें आए कि आप इसको कुछ देर तक रखना चाहते हैं, थोड़ी देर तक रखना चाहते हैं, या सेव भी करना चाहते हैं। आपने सोचा फोन की मेमोरी खाली मूली, मतलब कहना चाहिए भर जाएगी, थोड़ी देर के लिए करना चाहते हैं, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं थोड़ा भी दूसरा सब्जेक्ट देख रहा हूँ, मैं भूल ना जाऊं। आपने उसको थोड़ी देर के लिए चिंतन की स्थिति में डाल दिया कि आपने थोड़ी देर के लिए वो क्लिक कर दिया कि आपको 10 मिनट तक इसको रखना है, उसके बाद मैं डिलीट मार दूंगा इसको। ये जो 3 अवस्थाएं थी ना, ये 3 अवस्थाएं मन ने खो दी, और वो चिंतन नहीं कर पाया कि मेरे को सेव करना था इसको, या मेरे को थोड़ी देर तक रोकना था, या मेरे को ऐसा ऐप में डेवलप था मेरा जो कि मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए सेव कर लेता, और मैं अगर चाहता तो तब चाहता तब खोल देता, और वो चीज आ गई मेरे सामने। लेकिन जो एंजाइटी का मरीज होता है उसके सामने दिक्कत यही होती है कि वो थोड़ा सा, कभी कभी किसी क्या होता है, वो बहुत से मैंने पेशेंट देखे हैं, हमारे बैंक में मैनेजर साहब थे, तो वो जब वो ताला लगा के आते थे शाम को अपनी तिजोरी में, क्योंकि वो कैसी मैनेजर थे, तो तिजोरी में लगवा के आते थे ताला। कुछ अपने नियम होते हैं उनके बैंक वालों के, तो वो क्या करते थे, रात को जो है 11 बजे गए और फिर बैंक दोबारा से खोली, और फिर वो लॉकर वॉकर उन्होंने देखा, और फिर घर वापस रात को 3 बजे, तो फिर जाते थे बैंक, पास में रहते थे, फिर उन्होंने ताला वाला खोला और फिर जो है लॉकर वॉकर देखा, और फिर वापस। तो उनके जो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके जो मकान मालिक थे उनको प्रॉब्लम थी। बोले ये तो कभी 3 बजे ताला खोल देते हैं घर का, कभी कभी जो है 2 बजे खोल देते हैं, कभी रात को 12 बजे खोल देते हैं। वो दिखाने किसी को नहीं जा रहे, लेकिन उनके मकान मालिक लेके आए। मैं एक जगह यहीं जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या कहा, बोले इनको तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हमको है, ये तो रात में 2-2 बार बैंक जाके खुलते हैं। तो बोले मेरा डॉक्टर साहब मेरे को तो कोई परेशानी है, एंजाइटी की शिकायत है, वो तगर वगैरह जानते थे, बोले मैं खाता हूँ। खैर, ये जो चीज थी, ये चीज उन्होंने चिंतन की अवस्था में नहीं डाली, और मन ने रुकने ही नहीं दिया उसको, और जब रुकने ही नहीं दिया तब मन जो है वो अपनी दूसरी स्टेज में पहुंचा। ये हमें नॉर्मल जो है वो आपको मैं बताता चला जा रहा हूँ, उसका क्लिनिकल है वो भी बताता चला, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने में ठीक नहीं लगता है। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल में चिंतन करता है, और चिंतन करने के बाद उस चीज को रोकता है। जैसे किसी आदमी ने कोई बात कही, और कोई बात कहने के बाद आपने उसको सुना, हट छोड़ रहे दे, मैं नहीं सुनना इसके लिए, मैं जा रहा हूँ घर, और 10 कदम चला और उसने वो बात अपने दिमाग से उसको तुरंत बाहर हो गई निकल गई। और उन्होंने कहा यार फालतू आदमी मिल जाते हैं मुझे रास्ते में, पता नहीं यार कैसे बोलते रहे। और फिर वो 2-3 मिनट 4 मिनट वहां से निकला, और फिर उसका दिमाग फिर वो भूल गया उसके लिए कि अरे, तब उसको और किसी ने याद दिलवाया, यहाँ देख लीजिए, याद दिलवाया, तब उसको याद आ गया, हाँ वो आदमी मुझसे कह रहा था। लेकिन उसका मन बिल्कुल ठीक था, और उसने बिल्कुल एकदम बॉक्स बनाकर, मन ने इतनी देर में उसने निकालना भी चाहा दिमाग से, और निकल भी गया, लेकिन उसे पता नहीं चली ये बॉक्स में कब फिट हो गया जाके, इनबॉक्स में मेरे कब मेरे फीड हो गया ये पता नहीं चली। लेकिन 4 दिन के बाद जब किसी ने उसको बताया कि आपकी उससे भी बात हुई थी, तब आपने वो पूरा बॉक्स फट से खोल दिया एकदम, और जब वो खोला तब उसने कहा हाँ वो मेरे साथ से कह रहे थे। वही अगर एंजाइटी का मरीज होता, उसी से संबंधित थोड़ा सा डिप्रेशन का और मरीज होता, तो वही आदमी उसको बोल जाता, या कहा तो था लेकिन मैं भूल गया उसके लिए। इसका मतलब जो मन की अपनी जो चिंता की जो कुंडी थी, जो चिंतन जिससे करता था, जिस इतनी स्पीड से करता था, वो नहीं कर पाया। आपको 3 चीजें याद रखनी है, इसका क्लिनिकल ये है, और इसकी पहली अवस्था चिंतन है। दूसरी अवस्था है इसकी गुणतो दोषते बाह्यत विवेचते। गुणतो दोषतो बाह्यत विवेचते, जो ग्रहण किया विषय, उस जो घृत विषय है उसके गुण और दोषों की विवेचना करना।
ठीक है, हम आपकी बात सुन ले रहे हैं, लेकिन आप पहले हमें बताइए, उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या गलत है क्या सही है। उसकी मन विवेचना करता है। अब देखिए, जिस नॉर्मल मरीज है, उसमें नॉर्मल आदमी है, उसमें कुछ चिंतन करने की प्रवृत्ति है, और वो चिंतन करके कब उसके बॉक्स में चला जाता है, वो भी उसके लिए एक चार जगह एक कहीं पर चार आदमी खड़े होकर बात कर रहे हैं, नॉन परिचित है, आपके कोई मतलब ही नहीं है, आप उनकी बात को सुन रहे हैं और आपसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं नॉन परिचित यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अकेले सुनना है, और उसकी बातों को सुन के फिर आपका वही चिंता वाला है, आप सुनते चले गए सुनते चले गए सुनते चले गए, 15-20 मिनट आपने सुना, 15-20 मिनट के बाद उनका जो आपस में जो बातचीत हो रही थी वो खत्म, और वो जो आपने भी सुनी थी, और वो चारों के बीच में ये चीज थी कि तुम ये बताओ इसमें सही क्या है या गलत क्या है। ये बात चल रही थी कि मैं जब ऐसा कर रहा हूं तो क्या भाई साहब मैं सही कर रहा हूं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हम दो पार्टनर हैं और ये काम करना चाह रहे हैं, और हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, आप बताओ कि सही है गलत है। उन दोनों की जो बातें सब हो रही थी, दो आदमी चार आदमी के बीच में, दो सुनने वाले थे, दो सॉल्व करने वाले थे, और दो अपनी सुनाने वाले थे, पांच में आप थे जो दूर खड़े थे थोड़े से हट के, आपने भी उनकी बातें सुनी शांत मन से, जिस तरह से वो भी बात कर रहे थे शांत मन से, आप भी सुनते रहे थे, जबकि आप तो कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। वो भी चले गए और आप भी सुन के आ गए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको जब अपने जो निवृत्त वर्ग थे उन वर्गों को जब निपटाने के बाद जब आप शांति रूप में बैठे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान आया कि मैं वहां खड़ा हुआ था और चार लोग ऐसे से बात कर रहे थे, और बात भी पूरी यही थी, और वो पूछ रहे थे कि सही है गलत है। आपके मन ने उस विषय पर काम करना शुरू किया, उसमें से गलत सही सोचना शुरू कर दिया कि इसमें गलत क्या हो सकता है सही क्या हो सकता है। अब जो है आपको ये तय करना था कि इसमें सही क्या था गलत था, आपने सही भी कर लिया और गलत भी कर लिया। अब दोनों चीजें आपके सामने पड़ला में भारी में रखी हैं, और आपके हिसाब से वो दोनों ही सही हैं, गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। लेकिन कौन सी चीज ऐसी हो सकती है जो नीचे आ सकती है, कौन हो सकती है वो बड़े ऊपर जा सकती है, इसका चिंतन आप भी नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, कुछ समय की बात करेंगे। इसका जो जो गुण और दोष का निरूपण है, गुण और दोष का जो छांट रहे हैं आप, उन छांटने में आपने वो छांट तो दिए कि यार इतना गलत है, इतना सही लग रहा है, लेकिन कुल मिला के ये लग रहा है कि बराबर बराबर का है। मैं कभी ये नहीं कर सकता कि इन दोनों के बीच में आगे जाके होगा क्या, ये वाला दोष वाला जो मेरे हिसाब से दोष ये है, हो सकता है इनके हिसाब से दोष ये हो। तब वहां पर आपने एक चीज ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद फिर आपने उसको, आपके मन में सेफ है, कोई निकाल ही नहीं पा रहा, और आपको सोच भी नहीं रहे, आप भूल गए, साल एक साल बीत गई। तब उसकी तृतीय अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होती है वो देखेंगे, और जब उसकी तृतीय अवस्था होती है नॉर्मल में, कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो होती है, और वो होती है गुण दोष ऊहा पोहो। गुण दोष के आधार पर दो पक्षों में विपरीत कर उसका तर्क वितर्क करना है। गुण दोष के आधार पर दो पक्ष हैं, आप भी सामने और हम भी सामने, और तर्क वितर्क, जैसे मैं और आप चल रहा है, और ये सेशन में अगर हम सीधे लाइव होते तो इसमें तर्क वितर्क चलता है, ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो जो पर्सन था, वो पर्सन जब साल दो साल बीत गए तो उसके अपनों में ही एक सब्जेक्ट ऐसा हो गया जो बिल्कुल उससे संबंधित था। अचानक उसे पता चल गई कि यार मेरे ही घर में या मेरे ही रिश्तेदारी में या मेरे ही जो है वो अपनों में यार दोस्तों में ऐसी कोई बात हुई है, जाके देखता हूँ। और या फिर आपको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि भैया ऐसे ऐसे बात, और इसमें ये हुआ था, और इसमें ऐसा ऐसा था,
और अब इसमें ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? आप बताओ, आपका क्या मत है इसमें? आपके सामने वही पिक्चर खड़ी हो गई, तब आपकी जो स्मृति थी वो ऊहा पोह में गई, और जाने के बाद उसको बॉक्स खोला आपका। ये नॉर्मल पर्सन की बात बता रहा हूं। वो जो बॉक्स खुला वो सामने आया, क्योंकि मैं एक बार वहां पर रोड के किनारे खड़ा हुआ था और ऐसी ही वार्तालाप हो रही थी, और उसमें मैंने भी सोचा था कि ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, स्थिति हमने यही है। तब वहां पर मन ने फिर मेरे उसी चीज को सुना, और सुनने के बाद फट से जिस डिसीजन पर मैं पहुंचा था 50% पे, वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंच गया तो कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां पर मैं, जो रोड किनारे व्यक्ति थे उनके बीच में जानता नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब मेरे सामने एकदम सामने क्लियर पिक्चर है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आगे क्या होगा, अब मतलब कहना चाहिए, और आगे आपके बीच में कैसे कैसे डिस्प्यूट है वो भी मुझे बताओ, कि आपके साथ में हुआ क्या वो भी मुझे बताइए। उन्होंने कहा ठीक है, ये ऐसे हुआ, ऐसे से हुआ था, तब हम ऐसे कर रहे थे, फिर हम ऐसे कर रहे थे, अब उसके साथ में ऐसा हुआ, अब ये कंडीशन खड़ी है। तो 50% पे जो आप पहुंचे थे और वो 50% में था, अब आपके जो प्रश्न और उत्तर, तर्क और वितर्क दिमाग में चल रहा है उस 50% से ऊपर, और उस 50% में पता लगी एक का पल्ला भारी होता चला गया, और आपने गुण को निकाल के 10 मिनट में उसको डिसीजन दिया कि इसमें ये होगा। उसके बाद जब ये ऊहा पोह मन कर लेता है, तब अपनी एक अवस्था में पहुंचता है जिसे देह बोलते हैं। देह, हम कहते हैं हमारा, आपका देह क्या, क्या देह है आपका, आप करना क्या चाहते हो, कहां तक पहुंचना चाहते हो, देह क्या है आपका, वो होता है। आचार्य ने इस पे एक श्लोक भी दिया, तत्र एकाग्रेण मनसा भावते। जब आप किसी भी व्यक्ति से पूछे कि आपका ध्येय क्या है, तो वो कुछ देर के लिए शांत होता है और अपने मन को एकाग्र करता है, और एकाग्र करने के बाद फिर अपनी देह को वो आपके सामने रखता है कि मेरा मोटो वास्तव में ये है। जब चार चीजें उलझी आपस में, तब उन्होंने आपका जब पहुंचा पड़ला भारी, वो पड़ला जब भारी पहुंच गया और आपने सोच लिया कि हाँ इसका देह ही हो सकता है, तब आपने सीधे उससे काउंटर कर दिया कि आप बताओ आपका देह क्या है, आप करना क्या चाहते हो। वो जैसे ही आपने पूछा उसका मन एकाग्र हुआ, किसका, सामने, और वो तुरंत समझ गया कि ये मेरी बात पे कुछ ना कुछ पहुंच गए और जानने वाले हैं और जान चुके हैं ज्यादातर। और उधर आपके मन ने अपना देह प्रकट कर दिया कि ये मनुष्य ये काम करने जा रहा है, क्योंकि वो जो अनुभव सिद्ध हुए थे आपके लिए, जिसने आपको बॉक्स दिया था, जो चिंता है वह वो की जो स्थिति तक लेके आया और आपने देह तक आया, वो आपने बड़े अच्छे से रीड किया। जब हम किसी एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज में आते हैं, तो ये जो देह शब्द है, जिसे हम कहते हैं मन एकाग्र है, यहीं आकर रुकता है। नोट कर लो, वो अपने मन को एकाग्र नहीं करता, तीसरी अवस्था तक ही रहता है, और वो रहता है ऊहा की स्थिति। हमेशा इधर उधर इधर उधर के सोचता रहेगा, जी करता रहेगा, वो करता रहेगा, गलत है, सही है, नहीं, ठीक, आगे नीचे जाता ही नहीं, और देह की अवस्था में नहीं जाता है। तब कहते हैं मन की एकाग्रता खत्म हो गई, और यहां तक वायु के 3 गुण उसके सामने रखे होते हैं, तो वो आप लिख लो कि वायु मनसा गति, वायु गतिशील है, अपनी गति को प्राप्त है, और जब वायु गति को प्राप्त होती है, तब उसमें से क्या निकलती है, किसकी उत्पत्ति करती है, बताइए, नहीं बता सकते ना, सामने नहीं, तब अग्नि की उत्पत्ति होती है। जब वायु गतिशील होती है तब अग्नि की उत्पत्ति होती है। अब मैं आपको गुण पे ले जा रहा हूं, और जब अग्नि की उत्पत्ति होती है वायु की, तो क्योंकि वायु तो वैसे भी रूक्ष थी, उसकी जो एक अपना आत्मगुण है उसका, कि वायु में हमेशा जो है आत्मगुण तो वैसे स्पर्श है, लेकिन उसका जो अपना कर्म है, रूक्षता का पहला ही कर्म है उसका, वो हमेशा रूक्षता ही पैदा करेगी।
लेकिन जब वो ज्यादा तेज करके गति करेगी तब उसमें जो है लघु गुण आएगा, लघु गुण की वृद्धि होगी इसके अंदर। और जब लघु गुण की वृद्धि होगी तब वायु से अग्नि की उत्पत्ति होगी। और जब वायु लघु गुण से जो बहुत तेज करके घूमेगी तब उसमें एक सूक्ष्मता आएगी, और सूक्ष्मता के हिसाब से जब वायु बहुत तेज चलती है तब उसमें अग्नि की उत्पत्ति होती है। और जब अग्नि की, इसीलिए वायु कहा है कि वायु जब घूमती है, जब वायु की सिद्धि में बताया है कि अग्नि की सिद्धि में बताया है, तो अग्नि की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो क्या हुआ है, उसकी गतिशीलता से अग्नि की उत्पत्ति हुई। तब वहां पर क्या होता है कि ये जो तीन गुण होते हैं, ये तीनों गुण यहाँ पर आकर टिकते हैं। अगर कोई एंजाइटी का पेशेंट हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि वायु तीन गुणों से गुजर रही है और गतिशील की अवस्था बहुत है, हमको स्तंभन औषधियों की आवश्यकता है। और वो स्तंभन औषधियों की आवश्यकता है जो तम को भी ना बढ़ाए, क्योंकि जितनी वायु गतिशील होगी तम भी उसी स्थिति के अंदर प्रवृत्त होता चला जाएगा। जो कफ होता है वो हमारा होता चला जाएगा। और कफ का एक दूसरा भी नाम है समान धर्मी। जो गुण कुछ पाए जाते हैं वो हमारे ओज में ही पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जिस आदमी को एंजाइटी होती है उसका ओज क्षय की अवस्था बहुत जल्दी प्राप्त होती है। और उसका जो मन, जो दिल होता है ना, जो हमारा हार्ट होता है, जहां पर कहा गया है आत्मा निवास करती है, और जहां पर कहा गया है कि अवलंबक कफ होता है बहुत, जहां पर कहा है कि ओज जो हमारा पर ओज, जो हमारा पर ओज होता है, ठीक है, वो ओज जो है वो क्षय होता है। और जब वो ओज क्षय होता है तब विभिन्न प्रकार की धड़कनें शुरू हो जाती है। अवलंबक कफ क्षय होता है तब मनुष्य कहता है कि मेरे हार्ट के अंदर पाल्पिटेशन होता है और मुझे इस चक्कर में नींद नहीं आती। और उसका जो हम प्रभाव देखते हैं जब वायु गतिशील होती है, तो एंजाइटी वाले जो मरीज को जब ब्लड प्रेशर नापेंगे तो धड़ से ब्लड प्रेशर एकदम सीधे पारा होता है। कारण ढूंढा तब हमने ब्लड प्रेशर की चिकित्सा करना शुरू कर दी। बोले क्या देने साहब? बोले अर्जुन। क्या अर्जुन सही है? हाँ, तभी अर्जुन को कहा है कि अर्जुन को ऐसी स्थिति में ऊपर वाले ने ला के रखा कि आप सब जगह इसका यूज मत करो। लिया हार्ट डिजीज, सब में हार्ट डिजीज, बोली जी हार्ट कोई सी भी डिजीज है, चाहे वो ब्लॉकेज हो चाहे वो कुछ भी हो, हम कर सकते हैं। लेकिन उसका जो अपना एक होता है कि हमको किसी भी तरह से अर्जुन को देके वहां पर हमने जो हमारा अवलंबक कफ होता है और जो हमारा ओज होता है उसको स्थिर रखना है। और उसको तब क्षीरपाक की स्थिति में उसको देते हैं। जैसे अन्य डिजीज में उसका अर्जुन का उपयोग करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं इस चीज के लिए कि अर्जुन का उपयोग उसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां देख लेना चाहिए कि यहाँ पर कहीं अगर किसी को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पित्त हार्ट डिजीज है तो अगर शीर्षपाक उसमें दे देंगे तो वो फायदा उसमें भी करेगा। और अगर कफ की है तो अगर कफ को खोलने के लिए हम अर्जुन को क्षीरपाक देंगे तो वो फायदा उसमें भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचें कि उससे संप्राप्ति भंग कर जाएंगे हम, तो फिर संप्राप्ति भंग नहीं करेगा। अगर बातज है और अर्जुन का क्षीरपाक आपने दे दिया और मन भी उससे विचलित है तो 100% संप्राप्ति वहां से भंग कर देगा और वहां पर अवलंबक कफ को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा यानी स्थिर रखेगा, और जो हमारा ओज है उसको भी स्थिर रखेगा। ये जो तीन चीजें हैं यहाँ पर, इन तीन चीजों तक आके अगर जितनी गतिशीलता होगी उतनी ही उसको जो एक भ्रम कहा है कि बाता जो भ्रम है वो होगा। और यहीं से एक स्टेज शुरू होती है जब इसमें हमारी, क्योंकि मन जब यहाँ पर गतिशीलता होती, अब देखिए गतिशीलता में भी अब आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। डिजीज सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं इसको डिजीज, क्योंकि ये तीन ही है, ये तीन मैंने दिए, अभी चार और हैं और इन तीन के ऊपर ज्यादा डिजीज है, चार के ऊपर थोड़ी सी कम है। और वो कम क्या है कि ये सब्जेक्ट दूर हो जाते हैं जब ये रोग होते हैं। तो चौथी अवस्था है देह, और पांचवी है हमारी संकल्प, और छठी है हमारी बुद्धि, और उसी के साथ लगी हुई आत्मा। मैं संकल्प तब पिछली बार पहुंच गया था और मैंने आपको संकल्प तब बताया था, लेकिन बुद्धि यानी कि मन और आत्मा को छोड़ दिया क्योंकि टाइम ही नहीं था। इसको आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जब इसमें ये चीज सामने आती है और हमको लगता है कि यहाँ पर एंजाइटी का मरीज हमारे पास आया है, और आने के बाद फिर जो है हमको क्या देखना है कि उन तीन गुणों पर रखना है, हम डिजीज में ट्रांसफर करना है। एक एंजाइटी का मरीज आ गया, अब हमारे पास दूसरा एक पेशेंट आया जिसको इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही।
तो नींद नहीं आने का कारण भी हमको इन तीनों में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गतिशीलता देखनी पड़ेगी कि वायु की गति है कि नहीं। वायु की गति इतनी तो नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट को मतलब कहना चाहिए लेने में, ग्रहण करने में उसको नींद ना आना ये अलग डिजीज नहीं है, उसी से संबंधित है, बस थोड़े से गुण के अंतर है। तब हमको ये देखना है कि आपको कोई चीज याद रहती है। अगर नींद नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक कर देंगे उसको। लेकिन आप ये बताओ, याद रहती है? वो कहता है कि हाँ याद रहती है, नींद नहीं आती ये मेरी प्रॉब्लम है, और आगे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे यहाँ रखो, कोई भी चीज मुझसे पूछ लो, मैं 4 दिन के बाद भी बता दूंगा आपको ये चीज इस समय मैंने रखी थी। जरा नीचे आ जाओ। फिर आप समझ लो कि सिर्फ केवल इंसोम्निया का मरीज है, इसमें वायु के गुण तो बड़े हुए हैं, गतिशीलता को तो प्राप्त है, लेकिन मन अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से ऊहो की स्थिति में लेके और देह तक जा रहा है, एकाग्रता इसके मन में है। क्योंकि इसको नींद ना आना, देखिए नींद ना आना इसको पता कैसे चल गया? इसका मतलब जहां तक नींद नहीं आ रही थी वहां पर ये एकाग्र हुआ और पेशेंट को महसूस हुआ कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। उसकी मेन कंप्लेंट ये थी कि मेरे को नींद नहीं आ रही। तो जहां नींद नहीं आ रही है इसका मतलब मन ने वहां पर अपना एक देह प्रकट किया कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। देह आ गया वहां पर, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। मन वहीं पर आके टिका और टिकने के बाद वहां पर देह एकाग्र हो गया वहां पर आके और बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही। वो जो एकाग्रता थी वो वहां पर उसको वहीं पर टिकी हुई है। अब हम कहेंगे कि इंसोम्निया में तीसरा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट, तो चौथा पार्ट है देह पर आकर रुक जाता। मन अपने देह के 4 गुणों पर, चौथे गुणों पर आकर रुका और उसको पेशेंट को पता चला कि मुझे नींद नहीं आती। क्यों पता चलता? क्योंकि एंजाइटी वाले को तो पता ना चलता। एंजाइटी वाला सो गया तो सो गया, और अगर जग गया तो जग गया, और दुनिया भर के विषय के इधर 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 उधर, कभी उल्टा कभी सीधा, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी उसका परिणाम होता है वो ठीक नहीं होता। अगर होता है तो होता है, और नहीं होता है तो उसके अनुसार होता है, लेकिन दूसरे के अनुसार हो या ना हो। और जिसको इंसोम्निया है उसका एक ही संकल्प है, सॉरी एक ही ध्येय है कि यहाँ पर आप टिका हुआ हूं। उसे नहीं पता हुआ है, मरीज को नहीं पता कि मेरे को, मैं किस मन की किस स्टेज पर खड़ा हुआ। तो वास्तव में वो देह की स्टेज पर खड़ा होता है, और वो हमारे पास सिर्फ एक सीधी कंप्लेंट लेके आता है कि मेरे को कुछ परेशानी नहीं है, सब कुछ याद रहता है। आप मुझसे अभी पूछो, मैं आपको 20 दिन पहले की बात बता दूंगा। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मुझे नींद नहीं आती। तब जब उसे नींद नहीं आती तब हम देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा शारीरिक रोग है इसको जो वायु ट्रांसफर हो पा रही है। अगर वायु ट्रांसफर नहीं होती तो देह तक नहीं पहुंच पाता ही है। कौन सा? देह की चौथी अवस्था तक नहीं पहुंचाता, पेशेंट ऑलरेडी एंजाइटी में चला जाता, या कहीं कभी कभी इस स्टेज को क्रॉस कर जाता और देह की स्टेज को क्रॉस करके फिर बुद्धि तक पहुंच नहीं पाता तो डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन ये सब कुछ कह रहा है और कहने के बाद सब कुछ ठीक है, इसका मतलब वायु कहीं पर भी लीकेज हो रही है, वायु कहीं रेगुलेट हो रही है पूरे शरीर के अंदर, और इसके अंदर कोई रोग दूसरा है, और उस रोग का उपद्रव तो नहीं है कहीं। हमको वहां पर ये चीज सोचने की जरूरत होती है, और यही कारण है कि आज हम जब पूछते हैं, बोल तुम्हें टेंशन तो नहीं है, तुम्हें तनाव की जैसी स्थिति नहीं रहती, आपके दिमाग में कभी आपके साथ में ऐसा हुआ? हम दुनिया एंजाइटी जो इंसोम्निया का मरीज होता है उससे हमेशा यही प्रश्न पूछते हैं। उसका कारण यह है कि वायु कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है। अगर वो ट्रांसफर नहीं होती तो इसको इतनी गतिशीलता में लेके आती ना मन को कि ये चक्कर घिन नहीं खाता और तीसरी स्टेज तक रहता, वहीं तक रहता, वो की स्थिति तक, ये देह तक आ ही नहीं पाता। देह फिर दोबारा से जो नए लोग हैं, वो मैं नए लोग हैं उनको मैं बताता चले जा रहा हूँ, देह ये देह तक आता ही नहीं। तब हम कहेंगे इंसोम्निया और भ्रम में, इन दोनों में अंतर ये है कि भ्रम में हमेशा जो है वायु मन के अंदर ही रह के इन 3 स्टेज में ही घिरी रहती है, और जबकि इंसोम्निया में किसी दूसरे रोगों में कोई दूसरा कुछ है उसके लिए, और उस दूसरे रोग से वायु कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है। जैसे पक्वाशय की वायु अगर उठती है तो वो पूरे शरीर में ट्रांसफर होती है,
और अगर कहीं उसका ब्लॉकेज होता है, जैसे मन का ही ब्लॉकेज होता है, यहाँ पर अगर सॉरी यहाँ पर अगर अंदर यहाँ हमारे मूर्धा में अगर कहीं वायु का कहीं जो है आवरण हो जाए किसी से, या उसके सूत्रस बंद हो जाए, तो वो जो स्थानिक वायु है वो वहां पर प्रकोपित होकर करेगी। लेकिन उसका हमें रेगुलेट करना है हमारे लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा हमको करना पड़ेगा, तब हम उसको विरेचन दे देते हैं और वायु यहाँ से अनुलोम होती चली जाती है और फिर उसका प्रेशर यहाँ कम हो जाता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है। लेकिन मन में अगर कहीं केवल मन के अंदर घूम रही है वायु और एंजाइटी को लिए घूम रही है और वहीं पर उसका प्रेशर है, 3 अवस्थाओं से चौथी अवस्था में क्रॉस ही नहीं कर रही है, और कर रही है तो कभी कर जाती है तो कभी नहीं कर जाती। कभी पेशेंट कहता है हाँ मैं करके दिखाऊं, कभी कहता मैं कैसे, किसी ने अगर हल्का से डांट दिया तो छुप दो बैठ गया, और जब बिल्कुल छुप दो के बैठ जाता है तो वो अपने देह पर नहीं पहुंच पाता। एक कंडीशन और भी है, इसको मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये दो तो आते ही हैं, 2 तरह के केस आते हैं, एक इंसोम्निया के केस ज्यादातर आते ही हैं, और एक जो है इसके बीच में एक रोग और आता है सम्मोहन, कंफ्यूजन। ठीक है, आयुर्वेद में क्या क्या है उसको कंफ्यूजन का है, और एलोपैथी और आयुर्वेद में कहा है उसको सॉरी सम्मोहन, और जो उसको कहा है कंफ्यूजन, एलोपैथी में कहा है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन भी वहीं होता है, बुद्धि ओहो पोह कर रही है और ओहो पोह करने के बाद अपने देह तक नहीं पहुंच पा रही। आप समझ गए ना कि बुद्धि सॉरी जो मन है वो ओहो पोह कर रहा है, अपनी तीसरी स्टेज तक आ रहा है, और तीसरी स्टेज तक आने के बाद अपने देह तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी स्थिति ऐसी है जो अलग है। सम्मोहन में थोड़ी सी स्थिति ऐसी होती है जो बिल्कुल एकदम अलग होती है। सम्मोहन में ये होता है कि वहां पर किसी के द्वारा मन इतना अपने सब्जेक्ट को पाने के लिए, आप समझिए कहीं पर कितना लगाव है उसके प्रति, उसके प्रति कितनी इच्छाएं हैं, जो मन के अपने जो कर्म है उनमें एक जो मतलब कहना चाहिए जो इच्छाएं है वो इतनी तीव्र है उसकी कि वो चीज मुझे अभी मिल जाए। खासकर हिस्टेरिक पेशेंट में हमको देखने को मिलता है कंफ्यूजन, सम्मोहन आयुर्वेद ने कहा उसको कि वहां पर वो आपको देखने को मिलेगा। तो हिस्टेरिक जो पेशेंट होते हैं तो उनमें क्या होता है, किसी चीज के इतना लालायतपन होता है उनके लिए कि अभी प्राप्त हो जाए मुझे, और वो तरह तरह के अलग अलग तरीके से जो है वो, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि मैंने तो ऐसे केस देखे हैं, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हिस्टीरिया जो है वो केवल जो हमारी माताएं बहनें होती है उनको होता है ना, गलत है। हिस्टीरिया मनुष्य को भी होता है, क्योंकि वो एक रोग है और वो मन का रोग है। मन किसी में डिवाइड नहीं कर सकते, आपकी स्त्री में ऐसा मन होगा और मनुष्य में ऐसा मन होगा, उनके उसमें सब्जेक्ट ऐसे होंगे और उसमें सब्जेक्ट ऐसे होंगे, ये चीज गलत है। बस थोड़ी सी अपनी हमारी सामाजिक जो ताना बाना होता है उसकी थोड़ी सी भूल गलती होती है, इसके चक्कर में ये सब चीजें उभर के आती हैं। अन्यथा कुछ भी नहीं है, आदमी स्वतंत्र अवस्था में पुरुष प्रधान देश, सब जो चाहे वो कर लेंगे। ऐसे नहीं तो छीन के ले आएंगे, नहीं होगा तो मार के ले आएंगे, कैसे भी ले आएंगे। उनके दिमाग में ये चीज होती है, मनुष्य के दिमाग में ये चीज होती है, खासकर आदमी, मनुष्य का मतलब आदमी के दिमाग में होती है। लेकिन जो हमारी माताएं बहनें उन 2-3 सब्जेक्ट को कभी नहीं सोचती। घर में कोई कलेश हो या घर में कोई ऐसी मेरे मेरे कारण ऐसी कोई बात हो जाए, तो वो इन 3 सब्जेक्ट से जब दूर रहती हैं तब वो उनके अंदर एक इच्छा तो होती है कि हमको ये चीज मिले, वो भले ही उनके अपने पहनने की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह से सामाजिक रूप से कोई भी उनकी इच्छा है वो पूरी हो। तब उनका जो मन होता है वो मन वहां पर वह वो की स्थिति में तो होता है, और वो वहां देह तक पहुंचती हैं क्योंकि उनका देह वही है, लेकिन देह से आगे नहीं जाती, और देह से आगे जाती हैं तो फिर वो जाती हैं सीधे संकल्प में। जब संकल्प में एक बार मन चला जाता है ना, तो फिर किसी चीज की मतलब कहना चाहिए ये आवश्यकता नहीं होती कि मुझे ये चीज अभी मिलेगी। संकल्प में होता है कि मैं इसे तो करके ही रहूंगा, अब चाहे इसे 5 साल लगे। लेकिन जब मन मन जो है वो देह की स्थिति में आता है, तब ये जो हमारा कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन वहां पर डेवलप होता है। तो 3 चीजों में अंतर हमारे आपको समझ में आ जाना चाहिए। इंसोम्निया अलग डिजीज है जिसमें कहीं पर वायु मन के द्वारा किसी दूसरे डिजीज से संबंध रखी हुई है और वहां से ट्रांसफर हो गई है, और इसलिए इसको जो है वो इंसोम्निया हुआ है। और दूसरा जो पहला है कि जो मतलब कहना चाहिए जिसे मैंने कहा एंजाइटी है, तो मन अपने ही विषय को अपने ही अंदर तीनों को 3 इस अवस्थाओं में घेरा हुआ है, वह पोह की स्थिति में है, देह तक आ ही नहीं रहा है। एक कंफ्यूजन हो गया, सम्मोहन जो क्रॉस तो कर रहा है देह के लिए,
लेकिन वो क्रॉस करके संकल्प तक नहीं आ पा रहा। अर्थात संकल्प तक नहीं आने पाने का मतलब उसके बस की ही नहीं है संकल्प में आने की, क्योंकि कारण है कि वो हमेशा क्या करेगा सम्मोहन में कि उसे कंफ्यूजन ये रहेगा कि मैं पहुंच भी पाया, नहीं भी पहुंच पाया, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो वहां पर जो कंफ्यूजन होता है वो हम कहेंगे कि संकल्प तक के बीच की जो अवस्था होती है, देह से और संकल्प तक जो बीच की अवस्था होती है, कहीं अगर फंसती है तो वो सम्मोहन में आती है, वो कंफ्यूजन में आती है, देह को क्रॉस कर जाती है। पाना तो मेरा काम है, लेकिन कैसे पाऊंगा? मनुष्य तो कह देगा मैं ऐसे पाऊंगा, उसको संकल्प है मेरा कि मैं पाके रहूंगा, लेकिन एक हमारे घर में एक ऐसा मनुष्य है कि मैं कैसे पाऊंगा, इसका मुझे ये समझ में नहीं आता मैं कैसे पाऊंगा। और उसको जो है वो संकल्प बहुत कम लोग लिख पाते हैं। ये एक अलग तरह का जो है वो विज्ञान है आयुर्वेद। और इस आयुर्वेद के अलग तरह के विज्ञान में हमको एक चीज निगाह में रखनी पड़ती है कि देह से और संकल्प इन दोनों के बीच की स्थिति क्या बनेगी, तो वो बनेगी हमारी सम्मोहन, और जो आदत ज्यादातर हिस्टेरिक लोगों में पाए जाते हैं, जो आजकल हम देखने को मिलते हैं। एक और भी है जिसको हम किसी रोग का उपद्रव भी मानते हैं कि ये रोग का उपद्रव है। उसमें जो है वो किसी रोग का उपद्रव मतलब किसी चीज का जो उपद्रव है, उपद्रव का मतलब वो हमारे साथ में बहुत समय तक, मतलब कहना चाहिए एक ऐसी कंडीशन गुजरी, मन ने अपने आप ही उसको, कहते हैं ना कि तुम अपने मन में ही सब कुछ ताना वाना बुन लेते हो, और ताना वाना बुन के फिर जो है वो उसको सिद्ध करना चाह रहे हो कि ये ठीक है, जबकि है ही नहीं। बिपाशा बसु की फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें जो एक व्यक्ति होता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि उसके साथ में है और बात कर रहा है, उससे बात भी करती थी, सब कुछ हुआ, तो था कुछ नहीं। तो जिसे आयरोपैथ में क्या बोलते हैं, साइज ऑफ नेफ्रिन, ऐसी कंडीशन कोई बोलते हैं, मेरे को ज्यादा उसमें इंग्लिश की नहीं आती। लेकिन वहां क्या कहेंगे, वहां जो मन की तीसरी अवस्था, जो मन की पांचवी अवस्था होती है संकल्प, उस संकल्प को क्रॉस करके जब ये संकल्प बुद्धि तक जाता है, बुद्धि उस पर डिसीजन लेती है, और वो बुद्धि से, अब मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि ये अब बहुत जरूरी है। वह विचारस तथा परम बुद्धि प्रवते, बुद्धि की उत्पत्ति में महर्षि ने कहा है कि वह विचारे तथा परम बुद्धि प्रवृत्ति। इसका तात्पर्य यह है कि जब मन के विषयों या अवस्थाओं में वह विचार आदि विषयों से जब मन गुजरता है, गुजर गया, आपका चिंता से गुजर गया, विचार से गुजर गया, वह से गुजर गया, देह से गुजर गया, संकल्प से गुजर गया, तब कहा है इन जब गुजरता है तब बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इस चीज का ध्यान रखना। हमारे यहाँ बुद्धि का मतलब वो नहीं है कि आयुर्वेद में जो कहा गया है कि बुद्धि को, जो हमारी जिसे कहा है कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो हमारी बुद्धियां होती हैं, वो हमारे ब्रेन में कहीं सेंटर होता है उनका, और उस सेंटर में जो है वो सभी इंटेलिजेंस फैक्टर, ये सब जो दुनिया भर के होते हैं, वो उनके यहाँ प्रत्यक्ष रूप में होते हैं कि जो स्पीच सेंटर है, ये ब्रेन सेंटर है, ये सेंटर है। लेकिन हमको तो हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि इनको अगर कोई भी रेगुलेट करता है तो वो मन करता है। अगर मन के विषयों में कहीं पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उसके कार्य करने वाले जो यंत्र हैं उनमें अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी, तो वो सेंटर पे काम नहीं कर सकता। सेंटर पे मन काम नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर बुद्धि काम करती है, और उन सेंटरों को बुद्धि कहा है कि जो मन के विषयों को लेकर वहां पर एकत्रित करती है, वहां पर फिर बुद्धि उत्पन्न होती है, और उसी को कहा है कि यही बुद्धि अधिष्ठान है। एलोपैथ में उसको अलग बोलते हैं, स्पीच सेंटर, लाफिंग, पता नहीं कौन कौन से सेंटर होते हैं। बोल नहीं पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, बोल कैसे पाए? मन अपने विषयों को लेगा तब बोलेगा ना। अब जब बोलने की
जब कहते हैं कि स्पीच की परिभाषा क्या है, स्पीच मतलब जो मैं तो एबीसी फाउंडेशन पे आपको सबको बताता रहता हूँ कि आखिर जो हमारी बोलने की जो कहते हैं कि कंठस्थ शब्द जो कहाँ से निकलते हैं, तो वहां तो एक है कि हम यहाँ से जो है वो हमारे जो स्वर यंत्र होता है वो स्वर यंत्र से जो है ये शब्दों की उत्पत्ति होती है। लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा कुछ अलग है और वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको संकल्प तक आज मैं बुद्धि तक पूरा कर रहा हूँ। और आज मैंने थोड़ी सी चीजें इस पे ली, हम परसों जब अगले शुक्रवार को हम चर्चा करेंगे तो इसमें फिर हम इंसोमिया से लेके उसका ट्रीटमेंट, उसका ये सब क्या, ये 5-6 जो रोग होते हैं, इन 5 निसाइजोनेफ्रेनिया, इंसोमिया या डिप्रेशन या फिर हमारा जो कंफ्यूजन है, इन 4-5 रोगों का वर्णन हम 4-5 शुक्रवार तक करेंगे। क्योंकि मन के सब्जेक्ट को हम जल्दी निपटा तो नहीं सकते, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम पूरा करने के बाद फिर शारीरिक दोषों पे आए, क्योंकि वहीं से हम वायु शुरू करेंगे, पहले यहाँ से हमने शुरू कर दी है। आपको जब ये जो कहते हैं ना मानस रूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते, गलत, मानस रूप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। जो लोग कहते हैं कि मानस रूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते, गलत, मानस रूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते। मैं आपको इसका एक सब्सटेंस भी दूंगा, वो आपको सब समझ में आ जाएगा प्रत्यक्ष कैसे। तो बुद्धि की जो हमारी स्पीच की एक परिभाषा है वो आपको रिपीट कर देता हूं, और वो इसी से संबंधित है। वो क्या है कि मन जब अपने इंद्रियों से, अपने हथियारों से, उसका हथियार क्या है, 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञान इंद्रियों से जब अपने विषय को ग्रहण करता है, और विषय को जब ग्रहण करने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ आपसे बोलने की चेष्टा की, तो उससे पहले मेरे मन ने वो विषय ग्रहण किए कि मेरे को बोलना क्या है। ऐसा ना यार, मेरे को, हम तो ये तो बताओ कि हमको बोलना क्या है, हमको तो यही नहीं पता कि बोलना क्या है। बोला हाँ भाई ऐसा करो, मैं बताता हूँ, मान ली वहां जाकर तुम डिप्टी साहब के यहाँ पे जाओ, ये बोलना है तुम्हारे लिए। बोले अच्छा ये बोलना है मुझे, ये सब्जेक्ट पे काम करना है, मतलब ये बोलना है मुझे, वहां जाकर बोला यही बोलना है तुम्हारे लिए। मन ने आप पे तुरंत उस विषय को ग्रहण किया, ठीक है मैं यही बोल दूंगा, जाकर चिंता ना करो, आप जैसा बोल रहे हो ना सेम उसी हु बा हु करके यही बोल दूंगा। बोले है हिम्मत तुम्हारे सामने? बोले बिल्कुल हिम्मत। तुम्हें हिम्मत नहीं होगी लेकिन मैं तो बोल के आऊंगा एक बार। बोले ठीक है। अब उसके मन ने अपने जो विषय थे उस पूरे कलेक्ट कर लिए, और पूरे कलेक्ट करके जब मन प्राण वायु के साथ मिलकर अपने विषय को लेकर जब उदान वायु पर प्रहार करता है, इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल भी दे दूंगा, समझ में आ जाएगा। जब उदान वायु पर प्रहार करता है तब उदान वायु वहां से प्रेरित होकर कंठ की ओर गति करती हुई स्वर यंत्र से टकराती हुई विभिन्न शब्दों में बाहर निकल जाती है, जो उसने मन ने पहले तय कर रखे थे, उन्हीं शब्दों में वो बाहर निकलती है। बोले इसका आप एक ऐसा बताओ जो हम सिद्धि कर सके कि ऐसा होता है। यस, जब उदान वायु प्रेरित बार बार होती रहती है, जैसे मैं आपके सामने 1 घंटे बोल रहा हूं, तब वहां पर वो मेद का छेद करती है। जब मेद का क्षय करती है तो उस मेद के क्षय को रोकने के लिए हमको पानी पीने की आवश्यकता होती है, कि किसी भी तरह से हम यहाँ पर वायु को इतना ना बढ़ने दे कि वो मेद का क्षय कर दे। अर्थात जो हमारे मतलब कहना चाहिए जो मेद होता है, जो अच्छा वाला मेद होता है, जिसके कारण जो है हमको या तो हमको भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है उसको भूख जल्दी लगती है, और भूख जल्दी लगती है तो उसे खाना भी, अगर आदमी खाना खाने के बाद जल्दी, आप महसूस करिएगा, खाना खाने के बाद अगर वो बोलना शुरू कर दे तो उसका भोजन बहुत जल्दी पच जाता है। तब मन जो है वो अपनी संकल्प की अवस्था में चला जाता है, और जब संकल्प की अवस्था में जाता है तो उन सब चीजों से बाहर निकलता है, और फिर तब आचार्यों ने कहा तब बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और ज्ञानो उत्पत्ति क्रम में मन के चिंतय, मन के विचार, मन के ऊहा, मन के देह और मन के संकल्प, इन 5 अवस्थाओं का मन के विषय में जब उल्लेख किया गया है तो इन 5 का
नामों उल्लेख करने का संभवतः यही कारण है कि ज्ञानोत्पत्ति क्रम में ये 5 अवस्थाएं होती हैं और बुद्धि 2 प्रकार की कही गई है, एक क्षणिक बुद्धि और एक जो है निश्चयात्मक बुद्धि। जब क्षणिक बुद्धि कही गई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गया यार, मैं मतलब समझ भाई साहब, मतलब तुम्हारा समझ गया, तुम यार ज्यादा वो मत बोलो, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, यस कैन यू कैन गो, आप जा सकते हो, मैं आपका मतलब समझ गया, ये क्षणिक बुद्धि है। एक निश्चयात्मक, अब वो जो क्षणिक बुद्धि क्या थी, वो अच्छी है बुरी है ये अलग बात, लेकिन वो क्षणिक बुद्धि थी, आप समझ गए, बढ़िया तरह से आपकी बुद्धि ने जवाब दे दिया, वो अलग विषय है कि अच्छी थी बुरी थी, ये अलग विषय है। लेकिन एक होती है निश्चयात्मक बुद्धि, आपने पूरे सब्जेक्ट को सुना और पूरे सब्जेक्ट को सुनने के बाद आप अपने देह पे पहुंचे एंड डेट फाइनल आपने उसको निश्चित रिजल्ट दिया और उससे कहा कि अब आपको यही करना है और यही ठीक है, वो होती है हमारी निश्चयात्मक बुद्धि। जब ये निश्चयात्मक बुद्धि का वर्णन कर रहे थे आचार्य तो उनके दिमाग में एक प्रश्न और भी था कि इंद्रियों के संयोग से अथवा मन इंद्रिय से, इंद्रियां मतलब जो हमारी कान नाक आंख, जो हमारे पांचों महाभूतों के जो उसके 5 वैशेषिक गुण हैं, विशेष गुण है, स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 गुण हैं इनको ही ग्रहण करती हैं और एक इंद्रिय एक ही महाभूत के विषय को ग्रहण करती है। कान से कभी सुना नहीं जा सकता और आंख से कभी कान से कभी देखा नहीं जा सकता और आंख से कभी सुना नहीं जा सकता। तो इसका कहने का मतलब ये था कि हमारे जो बाह्य वातावरण में 5 महाभूत हैं, उन 5 महाभूतों का प्रत्यक्ष रूप से उनके जो वैशेषिक गुण होते हैं उनको हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनको ग्रहण करती हैं और वैशेषिक गुण को ग्रहण करने का जो काम करवाता है वो करवाता है मन। आप देखिए शरीर के अंदर अब मैं आपको वो संप्राप्ति बताऊंगा अगली बार कि जब कोई आदमी कहता है मैं इस विषय को सुन सुनकर थक गया हूं यार और इसने मेरे दिमाग में दर्द पैदा कर दिया, है नहीं, या कोई एक आदमी सामने से रोज आता है और रोज चला जाता है, तो यार 4-5 दिन आपने बात करी, 5वें दिन आपने कत्ती काटना शुरू कर दी, उन्होंने कहा यार ये तो आता है तो 1 घंटा खराब करके जाता है, जो दिमाग में दर्द पैदा करके जाता है तो पूरा दिन खराब कर देता है। आवाज आ रही है विवेक जी? विवेक जी कुछ आवाज का इश्यू था, है क्या किसी के साथ? मतलब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? जी जी। तो आप खुद ही सोचते हो कि एक आदमी शुरू शुरू में अच्छा लगा और आपने 5-7 दिन उससे लगातार बात की और आपके दिमाग में एक विचार आया, यार ये आदमी ना शुरू शुरू में तो ठीक लगा यार, और जब ये चिपक जाता है तो यार इतना मतलब दिमाग में दर्द पैदा कर देता है यार भाई साहब। अब तो इससे मन ये करता है कि मैं जब दूर से ही देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ इस गली से बाहर निकल जाऊँ या इधर से साइड से निकल जाऊंगा, इससे बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन ये आदमी मुझसे चिपकता ही यार और फिर पूरा 1 घंटा खराब करके जाता है। ये तो आप लोग महसूस करते हो और दर्द हो जाता है, फिर मुझे घर आके भाई साहब मैंने गोली खाई और तब मेरा दर्द रुका। ऐसी स्थितियां हमको देखने को मिलती है, लेकिन आप ये ना समझे कि आपके अंदर रोग उत्पत्ति नहीं कर रहा है, वो रोग उत्पत्ति कर रहा है। जिस तरह से हमारे आहार शरीर में हमारे दोषों के गुणों का जो क्षेत्र तैयार करते हैं, पहले से ही दोष प्रकोपित होने से पहले से ही, वो पहले से ही हमारे जो आहार विहार हैं वो किसी दोष के गुणों का क्षेत्र तैयार कर देते हैं। अर्थात जैसे वायु का रुक्ष गुण है तो वायु के रुक्ष गुण को पहले से ही शरीर में क्षेत्र तैयार कर देते हैं, एक शरीर में एक जगह करेंगे या पूरे शरीर में भी कर सकते हैं, किसी एक स्थान में भी कर सकते हैं और किसी एक अवयव में भी कर सकते हैं। तो वो जो रुक्ष जो तैयार हो गया उनका जो क्षेत्र, वहां से तो वायु गुजर रही थी, पूरे शरीर में भ्रमण कर रही थी और जब भ्रमण कर रही थी उसने पाया कि यहाँ पर मेरे गुण की वृद्धि है, अर्थात रुक्ष गुण यहाँ पर बढ़ा हुआ है, वो वहीं रुक गई। तो इस तरह से हमारे शारीरिक दोषों का जो प्रकोप है, जो प्रेशर है, वो होता है। लेकिन हमारे मन में कैसे होता है? तो मन में हमारे ऐसे ही होता है कि जो हमारे स्पर्श महाभूत आज जो हमारे स्पर्श जो उनके गुण हैं
वो उन गुणों को ग्रहण कर रही हैं हमारी इंद्रियां, और अगर ज्यादा आप उनको ग्रहण कर लेंगे तो वो आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर उस क्षेत्र को तैयार कर देंगे। और जब क्षेत्र को तैयार कर देंगे तब इसका कनेक्शन सीधे कर दो कि आहार से ही मन का पोषण होता है। अब आपने सूखा भोजन भी साथ में ले लिया। उधर आपने एक आदमी से बात करते 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 उधर वायु क्षय हुई, उधर उसकी बात सुनते सुनते स्पर्श मतलब कहना चाहिए, या स्पर्श गुण से, या उसको सुन, या उसने कुछ ऐसी बातें की जिससे स्पर्श गुण बढ़ा, और जब स्पर्श गुण बढ़ गया तो वायु बढ़ी मन के अंदर, और उधर आपने कनेक्शन सीधे कर दिया। आप कनेक्शन आयुर्वेद के डॉक्टर सीधे कनेक्शन करें कि जो मन का पोषण होता है, आचार्य ने कहा है, वो भी किससे होता है? हमारे रूप रस गंध आदि आहार के इन्हीं जो गुण होते हैं, इन्हीं से ही उसका पोषण होता है। और विकृति कहां से आप पैदा कर रहे हैं? अति करके, कि कहीं से किसी की ऐसा महाभूत ग्रहण कर रहे हैं किसी इंद्रिय के द्वारा, जो वहां पर उसका पोषण, जो वहां पर उसका क्षेत्र तैयार कर रहा है, और उसने वो क्षेत्र तैयार कर दिया, उधर हमने वैसा भोजन खा लिया, और मन में रोग उत्पत्ति होना शुरू हो गई। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आधा 6 बज के हो गए, लेकिन फिर भी अभी 2 मिनट रुकते हैं, जब ये सब्जेक्ट खत्म कर ही दें, क्योंकि बुद्धि तक आ गया है। तो कोई एक हमारे जो थोड़े वैसे पर्सन होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, या हम ये कहें कि जो बुद्धि में कम होते हैं, या उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन उनकी जो प्रकृतियां होती हैं वो कभी लड़ाई झगड़े की, इस तरह की सब होती हैं। तो वो अगर आपके सामने, आप किसी ऐसी जगह फंस जाए, और फंस जाने के बाद आपकी सबको सुनना पड़े जिस माहौल में आप रह ही नहीं रहे, तो वहां पर आपको एकदम बुरा लगेगा, मन खिन्न करेगा, और वहां से उस विषय को ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जो लोग वहां के आदी होते हैं, वो उन विषय को ग्रहण करते रहते हैं, और वो करते रहते हैं इन विषयों को ग्रहण जब करते रहते हैं, तो उनकी एक प्रकार से जो आहार विहार होता है, वो इस तरह का आहार विहार होता है, आहार इस तरह का होता है कि वो उसी से संबंधित होता है। और जब वो उसी से संबंधित होता है तो उसमें कभी कभी भाई भाई भी आपस में लड़ जाते हैं, और वो अक्सर रोज लड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक अपना जिसे आहार बोलते हैं, उनके घर के अंदर आहार विहार की कोई ऐसी परिकल्पना नहीं होती जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, या आयुर्वेद के डॉक्टर सोचता है। वो तामस भी बोलेंगे और तामस ही खाएंगे। तो उनके अंदर जो उग्रतापन होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं बहुत, मतलब कहना चाहिए यार, जरा सी बात करो लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो जो उनका रजोगुण होता है और तम के साथ मिला हुआ होता है, वो उन्हें उग्रता इतनी धारण कर देता है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आती है। और आने के बाद परिणाम यही होता है कि आजकल आप ये सब चीजें देख रहे हो कि कहीं पर लड़ाई, कहीं झगड़ा, कभी ये कभी वो। एक होता है प्रेरित करना, खुद आराम से बैठे रहो और ये चीज देख लो कि ये किस प्रवृत्ति का आदमी है, और उसको अपने साथ में लगा लो, और अपनी सात्विक बुद्धि से बस उसको सीधे सीधे उसके मन को ग्रहण करवाते रहो कि तुम्हें ये करना है, और वो कर देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति यही है कि वो लड़ाई झगड़े करने के आदी हो गया है, और वो उसकी बुद्धि बस यहीं तक काम करेगी कि यहीं तक करना है। तब कहा सात्विक बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की कही गई है, एक क्षणिक और एक निश्चयात्मक। जो क्षणिक होती है वो तामस व्यक्तियों के अंदर होती है, और जो निश्चयात्मक व्यक्ति होती है वो बुद्धि हमारी सत्व गुणात्मक व्यक्तियों के अंदर टिकी होती है। और वो जो बुद्धि होती है, निश्चयात्मक बुद्धि जो होती है, रास्ते में पड़ी रस्सी को बुद्धि पहले सर्प के रूप में ग्रहण करती है। यथा रास्ते में देखिए कोई रस्सी पड़ी हुई है और वो टेढ़ी बेढ़ी पड़ी हुई है, तो जो हम जा रहे हैं निकल के अंधेरे में, और वो पड़ी हुई है क्या, जो रस्सी पड़ी हुई है, तो पहले हमारी बुद्धि क्या करेगी, सोचेगी। रास्ते में पड़ी रस्सी को बुद्धि पहले सर्प के रूप में ग्रहण कर लेती है, परंतु निश्चयात्मक बुद्धि उपयुक्त 5 क्रमिक अवस्थाओं की परिणाम होती है। प्रथम मन के द्वारा ग्रहण किया गया जाता है, चाहे वह ज्ञान सापेक्ष हो या इंद्रिय निरपेक्ष हो। इंद्रिय से युक्त मन द्वारा जो गृहीत ज्ञान, जो निश्चयात्मक बुद्धि के क्रम में तभी आता है जब निश्चयात्मक ज्ञान के बाधक कारक उपस्थित ना हो। प्रत्यक्ष करण के लिए
इस विषय को मन ग्रहण करता है तो वह ज्ञान उत्पत्ति की प्रथम अवस्था चिंता की अवस्था में होता है कि अब मैं ये तो देख लूं कि ये रस्सी है क्या है। तो धीरे 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 करके वो सोचेगा ना रस्सी नहीं है, फिर कहेगा रस्सी होती, अगर ये सांप होता तो हिलता डुलता, अगर ये सांप होता तो इसमें कोई गति होती, इसमें कुछ नहीं है। और आखिर तक जब तक वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद फिर उसने डिसीजन ले लिया कि ये रस्सी है, सांप तो नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि जो षष्ठी अवस्था होती है बुद्धि होती है, और बुद्धि से हमारा जो सीधा संबंध होता है वो होता है हमारी आत्मा से। और जो मन की छठी अवस्था का एक दूसरी स्टेज होती है निश्चय आत्मा। तभी हमारे आचार्यों ने आखिर में कह दिया जायते विषय तत्रया बुद्धा निश्चय आत्मा, निश्चयात्मक ज्ञान की प्रवृत्ति व तदाधार पर बोलने या कर्म करने की प्रवृत्ति जब होती है तब आत्मा से उसका संपर्क होता है। और आत्मा से जब संपर्क होता है तो फिर जो है बुद्धियां तरह तरह की फिर बुद्धियां बदल जाती हैं। फिर वो बुद्धि तामस भी हो सकती है, रजोसबल भी हो सकती है, रजोबहुल भी हो सकती है, तमोबहुल भी हो सकती है। इस प्रकार से अलग अलग तरह की फिर जो हमारी बुद्धियां होती हैं उसके हिसाब से मनुष्य की प्रकृति सब पहचानी जाती है और उसी के हिसाब से उसके रोग तय किए जाते हैं कि इसको ये रोग होने की बहुत ज्यादा आशंका है। अगर किसी की बुद्धि हमारी रजोबहुल है तो उसको इंसोम्निया जैसे रोग बहुत जल्दी होंगे, उसको एंजाइटी रोग जैसे बहुत जल्दी होंगे। इस तरह से हम उसको यहाँ से जब पीछे से लेके चलते हैं उसकी हिस्ट्री तो हमको आखिर तक पता चलती है, उल्टा जब लेते हैं। और हमेशा जब किसी भी चीज में जब हम गुरुवादी गुण में हमारे जो टूल्स होते हैं 10 टूल्स हैं हमारे गुरुवादी गुण, वो सॉरी जो हमारे क्या नाम है पराधी गुण होते हैं, वो हमारे 10 टूल्स होते हैं डायग्नोसिस के। वो 10 टूल्स डायग्नोसिस में हम मन में जब उसकी टूल्स का एप्लीकेशन करते हैं तो हम नीचे से एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं, आत्मा से बुद्धि और बुद्धि से संकल्प, देह, और फिर देह के बाद जो है फिर हमारी विचार जो अवस्था है वो, और फिर हमारी चिंता अवस्था है। इनको सबको हम करते चले जाते हैं और चिंतन पर जब आके रुकते हैं तब वहां पर हमको समझ में आता है कि पेशेंट सफर फ्रॉम एंजाइटी, पेशेंट सफर फ्रॉम इंसोम्निया। वो हमारी इंसोम्निया वास्तव में किसी रोग से संबंधित है या नहीं है। अगर है तो हम उसको तय करते हैं। पेशेंट सफर फ्रॉम डिप्रेशन, पेशेंट सफर फ्रॉम कंफ्यूजन, ये जो हमारी स्टीरियोलॉजिकल कंडीशन होती है वो, या साइजोनेफ्रीनिया, एक जो हमारा संकल्प देह पे तो पहुंच गई लेकिन संकल्प पे नहीं पहुंच पा रही है वो सॉरी संकल्प पे भी पहुंच गई लेकिन बुद्धि उस पर पूरी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है, वो बुद्धि को वो दे ही नहीं रही है ट्रांसफर। उस स्थिति में फिर हमारी जो साइजोनेफ्रीनिया कंडीशन होती है, जिसको हमारे एलोपैथिक साइंस में हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं भैया इसको जो है केवल, वो आपको दवाइयां तो सबको मालूम है एलोपैथ वाली, वो हम उस पर विचार नहीं करेंगे। और अगले शुक्रवार को हम जो है वो अपना इस पर एक क्लिनिकल लेंगे, 4-5 रोगों का अलग अलग करके। तो मेरे हिसाब से 5 जो है मुझे लगेंगे, क्योंकि इंसोम्निया से संबंधित फिर डिप्रेशन से संबंधित एक डिजीज को मैं एक ही बार में बिल्कुल उसकी संप्राप्ति सहित आपको जो है बताऊंगा, संप्राप्ति फिर चिकित्सा और उससे संबंधित जितने भी हैं। अब मैं सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं। और एक बार मैं जो हमारे एबीसी फाउंडेशन से जुड़े हमारे सभी वैद्य हैं जो आज उन्होंने अपना भरपूर समय निकाला, वैसे तो सब रोज ही जो है वो हमारे उस पर जूम इंटरव्यू सेशन पर अभी 8:30 बजे सब मिलेंगे। साक्षी नागर जी देख रही हैं, नमस्कार आपको। उमा गुप्ता जी नमस्कार आपको। दिलीप सोलंकी जी नमस्कार आपको। शोभा मिश्रा जी नमस्कार। आलोक शर्मा जी को बहुत बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी हर समय बात करते रहते हैं, आपको प्रणाम। प्रशांत बघेल जी नमस्कार, प्रणाम सर आपको। जितेंद्र कुमार जी नमस्कार आपको। नरेंद्र पाल जी नमस्कार आपको। खुशबू बिश्नोई जी रहती तो बड़ी चुप हैं लेकिन फिलहाल जो है वो हर चीज को बात भी करती हैं, 8:30 वाला भी और ये वाला भी, मतलब जो भी छोड़ते कुछ नहीं है। अनिल कुमार जी नमस्कार आपको। रंजीत नमस्कार आपको। रंजीत आयुर्वेद वाला नमस्कार आपको। नीलम हाँ हमारी नीलम जी ये यूएसए से बात कर रही हैं और हमारे जूम इंटरव्यू सेशन से रोज डेली वहाँ से जुड़ती भी हैं, अपना प्रॉब्लम भी रखती हैं और कुछ बताती भी हैं। बिलाल जी नमस्कार आपको। गुरप्रीत जी नमस्कार। हरजीत जी नमस्कार आपको, बड़े हरपर मौला व्यक्ति हैं आप। प्रमोद कुमार जी नमस्कार आपको। पूनम, प्रमोद जी तो हमारे ऐसे एक शिष्य हैं जो कि बस हर समय कहते हैं मुझे गुरु के चरणों की चरण
चरणों में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यहीं से ठीक है, बाकी घर में बच्चे में उनका भी ध्यान रखना है। पूनम प्रचंडा जी नमस्कार आपको, आशीष आयुर्वेदा नमस्कार आपको, गगन अग्रवाल जी नमस्कार आपको। बड़ा थोड़ा सा दुख हो रहा है गगन अग्रवाल जी कि आप जो है नहीं आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शायद आपको टाइम नहीं है, मुझे पता है। अजय कांत कौरव जी नमस्कार आपको, कैसी प्रैक्टिस चल रही है डॉक्टर साहब आपकी। दिलीप सोलंकी जी नमस्कार आपको, बताइएगा। भारती देश पांडे जी नमस्कार आपको। आर्या इंडिया, अभी हम मिलते हैं 6 बजे, नमस्कार। हाँ, अभी 6 बजे मिलते हैं, आप मुंबई में हैं इस समय। महेंद्र कुमार कोरी जी नमस्कार आपको। ओम प्रकाश जी नमस्कार आपको। निगम श्रुति जी हमारी छोटी सी बहन है, वो बस पढ़ रही है, उन्हें पढ़ने दो इस समय, कोई ज़्यादा वो बस सुन रही है, अच्छी बात है। अमरीश गोयल जी नमस्कार आपको। रीना शर्मा जी नमस्कार आपको। डॉक्टर केतकी जी नमस्कार आपको। डॉक्टर भावना गोयल जी नमस्कार आपको। हमारे पवन शर्मा जी नमस्कार आपको। ओपीडी में बैठे बैठे ही वो कर रहे हैं बात, और ओपीडी इस समय उनकी चल रही है। राम प्रताप चौधरी जी नमस्कार आपको। डॉक्टर अमित कोहली जी नमस्कार आपको। नरेंद्र कशाना जी नमस्कार आपको। जियो डॉक्टर एस के राघव जी प्रणाम सर आपको। हमारे बहुत एक प्रकार से, मैं बहुत बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मेरी उम्र के तो है ही है, आपको प्रणाम। बढ़िया आप काम कर रहे हैं। विवेक वर्मा जी नमस्कार आपको। इनका तो धैर्य ही बहुत अलग है। हमारे अभी सीडीओ साहब ने लखीमपुर खीरी में सम्मान प्रस्तुत किया है। हिमांशु अनेजा जी नमस्कार। वो रामपुर में तो जाने को मौका मिलता है, लेकिन हिमांशु जी का नहीं पहुंच पाते हैं। प्रवेश कुमार जी नमस्कार आपको। सम्राट राठौर जी नमस्कार आपको। संजय जनजात जी नमस्कार, प्रणाम आपको। अंजलि गुप्ता जी नमस्कार आपको। विवेक खुशबू जी, रीना बिश्नोई जी नमस्कार आपको। कुसुम काशनिया नमस्कार आपको। हमारे चैनल पर रोज शाम को सभी जुड़ते हैं। संगीता जी बहुत अच्छी, मतलब एक प्रकार से फैमिली, ग्रेट फैमिली, और सोच भी बहुत अच्छी है, नमस्कार प्रणाम आपको। और उसके बाद मैं जो हाँ जी, लाखन हमारे, हाँ डॉक्टर लाखन जी हैं, वो नमस्कार प्रणाम जी आपको। सरोज मिश्रा जी नमस्कार प्रणाम आपको। हमारे सभी लोग जो है, सरोज मिश्रा जी एक बहुत अच्छे, मतलब आयुर्वेद में भी और एलोपैथ में तो कमाली है। जितेंद्र जी नमस्कार आपको। महेश कुमार जी नमस्कार आपको। इस तरह से जो है वो हमारे ये सभी जो है साजिद नेफ्रिया। हाँ, बंधुवर पुनः वैदरियम जी रिप्लाई टू खुशबू कह रही है कि साजिद नेफ्रिया की कंडीशन होती है। हाँ, उसको हम चौथे उसमें लेंगे, और चौथे उसमें लेंगे और उसको हम बताएंगे कि साजिद नेफ्रिया। मेरे पास भी एक पेशेंट इस समय चल रहा है, बिल्कुल एकदम न्यू केस है, अभी 4-5 दिन पहले आया है, और उनके मामा और मामी सभी डॉक्टर हैं, और लड़की की जिंदगी ऐसे खराब की है, तो उनको मैंने बुलाया भी था कि जो डॉक्टर साहब हैं उनको लाओ, उनके वो जो उन्होंने जो इलाज किया है वो भले ही जो है वो दूसरी कच्ची से हैं, लेकिन उनको समझा नहीं कि आप इस तरह से मरीजों के साथ में ना करें। भांजी के साथ में आपने बहुत बुरा किया है। 25 साल की लड़की हो गई, और आज मेरे को देख के खुश हो रहा है। खैर, ठीक करूंगा इसको मैं। आप कहाँ से हैं? रीना बिश्नोई जी, रीना बिश्नोई जी मेरे से, रीना बिश्नोई जी मेरे से पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं? जी, मैं यहाँ रामपुर में हूँ, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलासपुर रामपुर में मैं कार्यरत हूँ, और यहाँ उत्तराखंड में निवास करता हूँ। ठीक है, मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य पेश करता हूँ। मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं 8:30 बजे के सेशन में, आप लोग आइएगा, और सभी लोग आते हैं, लेकिन जो फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरा नंबर है 9927753780। मैं अपने इसमें तो लिख दे रहा हूँ मैं इसमें अपना नंबर, इस पर आप मुझे संपर्क करिएगा, आपको जूम का लिंक मिल जाएगा, फिर आप सीधे जूम से मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। हमारे 9927753780, आप इस नंबर पर मुझे संपर्क करिएगा, और फिर मैं आपको जूम लिंक दे दूँगा। देखिए, मैंने आपका नंबर ये लिख दिया है, और इसमें आप जो है ये नंबर लिख के आप मुझे जूम से संपर्क, मेरे फ़ोन से संपर्क कर लें, व्हाट्सअप कर दें, और फिर मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा। 8:30 बजे फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी को, नमस्कार, धन्यवाद।